हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ये अच्छा बोलते हो आप। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है जी। सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड्स इन लिक्विड खत्म कर लिया हमने। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड स्टार्ट करें, फटाफट से रिवाइज करते हैं और कोशिश करते हैं इस वाले टॉपिक को खत्म करें आज। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड्स इन लिक्विड के अंदर हमने क्या देखा था? सबसे पहला टर्म डिसोल्यूशन देखा था, जब सॉलिड सॉल्यूट आपका लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। फिर हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट फर्दर डिसॉल्व नहीं होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में से सेपरेट होने लग जाता है, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने क्या देखा था? 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड देखा था। दो फैक्टर्स डिस्कस करे थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था? लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। पोलर आपको जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स, और नॉन पोलर आपके कोवलेंट कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से देखा था NaCl की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करा था वाटर के अंदर, और एक कंक्लूजन बताया था। कंक्लूजन क्या था? अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा, और अगर लैटिस एंथैल्पी कम होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी से, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा। उसके बाद ये तो हमने वो वाला एक्सप्लेनेशन देखा पोलर पोलर में क्यों सॉल्युबल होता है। अगर नॉन पोलर के बारे में बात करना चाहते हो तो उधर सिमिलर इंटरैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट कॉमा सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉमा सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे सब्सटेंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा था। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है विद राइज इन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी घटती है विद राइज इन टेम्परेचर, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती और घटती नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न में बढ़ती घटती है। और प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है इधर, प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। और उसके अंदर आपको क्या बताया था कि 1 ml के लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना ml प्रेजेंट है, कन्वर्टेड टू STP टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। यही हमने देखा था। और इस मेथड को, ये जो हम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैस की कॉन्सेंट्रेशन को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। फिर क्या बताया था? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को आप मोलैरिटी से भी बता सकते हो, मोल फ्रैक्शन से भी बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था आपको? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को आप मोलैरिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, मोलैरिटी के केस में सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड होना चाहिए, कि 1 लीटर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम मोलैरिटी बोलेंगे। सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, और मोल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या देखा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जिसके अंदर कितने फैक्टर? 2 ही फैक्टर, इधर भी नहीं, सॉरी इधर तो 3 है, उधर के 2, मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड के 2 और सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड के 2 तो सेम है। नेचर ऑफ सॉल्यूट में लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन रहेगी वरना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है, इसमें पहला फैक्टर क्या है आपका? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? गैस है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये दोनों फैक्टर पिछले वाले केसेस के अंदर भी थे। और तीसरा फैक्टर आपका प्रेशर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर से स्टार्ट करा है, आज प्रेशर पढ़ेंगे, टाइम बचा तो उस पर जंप करेंगे, अकेला प्रेशर ही बहुत बड़ा है। टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कि क्लास बीच में क्लास का गैप आ गया। टेम्परेचर के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to temperature। नहीं, गलत बोल दिया, टेम्परेचर थोड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी ना है। कहाँ चला गया हमारा इरेजर? डायरेक्टली नहीं है, सॉरी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं हुआ था? कोई नहीं, रिवाइज ही करा रहा हूँ। अब इसके बाद ये वाला फैक्टर देखेंगे, फिर ये देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आप लोगों ने इसका थोड़ा सा आइडिया लिया था, हेनरीज लॉ। ठीक है, इधर हम क्या देख रहे थे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड घटेगी। देखो, इसके दो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था। एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिसॉल्व होती है वो एक्सपेल होना शुरू हो जाती है, सॉल्यूशन से निकल के एनवायरनमेंट में जाना शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट ही रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, गैस प्लस लिक्विड, गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन नहीं होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या लिखूं इसके अंदर, मैं आपको सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन, और साथ में हीट होगी, यानी कि ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है। ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। अगर आप हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन कहां पे जाएगी? बैकवर्ड में। ठीक है, बैकवर्ड में जाएंगे, सॉल्युबिलिटी घट रही है अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। आज हम प्रेशर का रोल स्टार्ट करते हैं। चलो इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर का रोल स्टार्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपको याद हो, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के अंदर हमने क्या देखा था? प्रेशर हैज नो रोल बिकॉज सॉलिड्स एंड गैसेज आर इनकम्प्रेसिबल। सॉरी, गैसेज नहीं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, इसलिए सॉल्युबल होता है। सॉरी, इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर होता है। तो अब देखते हैं जरा इस वाले फैक्टर को। एक बीकर बनाते हैं आज, अब बीकर यहाँ से उठाते हैं। इधर भी है केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स, क्या केमिस्ट्री। ठीक है, बीकर आया नहीं, आ तो गया, दो आ गए, 3-4 आ गए, बल्कि धीरे आया बड़ा, बट इसमें मज़ा नहीं आ रहा। क्या हो गया? ये तो पेस्टी हो गया। आया, आ गया इधर भी। अच्छा, नहीं यार, हाथ से बना लेंगे, छोड़ो। हाथ से बना लेंगे भाई हम। देखो, ध्यान से समझना भाई इसको। आप ये आपने बीकर लिया, ठीक है, बीकर में डाल दिया पानी, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट। ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड सॉल्वेंट, ऊपर गैसेस रख देते हैं। गैसेस कौन सी कलर की रखें? ये गैस के पार्टिकल,
ये पिस्टन बना दिया यहाँ पर, यहाँ पिस्टन बना दिया हमने। 10 kilometers towards north. ठीक है, ये पिस्टन बना दिया। सबसे पहले हमने बीकर लिया, बीकर में आपके लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसे सॉल्यूशन करो, ये सॉल्यूशन करो इसे आप, सॉल्वेंट नहीं है सॉल्यूशन है। ठीक है, नीचे सॉल्यूशन प्रेजेंट है, किसका सॉल्यूशन? इसी का ही, गैस एंड लिक्विड का ही सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन के ऊपर गैसेस प्रेजेंट है। ऊपर क्या है? फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। दोबारा सुन लो, बीकर लिया, बीकर में लिक्विड सॉल्यूशन डाला। लिक्विड सॉल्यूशन किसका है? गैस एंड लिक्विड का है ना, गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन है, ऊपर गैस प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, ये भी ध्यान रखना, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। अब मैं वो सब इक्विलिब्रियम वाली बातें नहीं करूंगा, मैंने सीधा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा? जब गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो डिसोल्यूशन क्या कहूंगा उसे मैं, और जब यहां से गैस बाहर निकलेगी तो उसे क्या बोलूं? इवेपोरेशन बोल ले। ठीक है, तो चलो सिंपल वर्ड्स में कह लेते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, तो एट इक्विलिब्रियम, rate of forward direction is equal to rate of backward direction। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करा, इस पिस्टन को नीचे शिफ्ट कर दिया। इस पिस्टन को आप नीचे कैसे शिफ्ट करोगे? इसके ऊपर वेट रख के ना, इसके ऊपर वेट रख के इस पिस्टन को नीचे शिफ्ट करोगे ना। तो अगला डायग्राम बना लेते हैं। ये बीकर ले लिया, पिस्टन को मैंने अब नीचे कर दिया, पिस्टन को आप नीचे कर दो। ठीक है, पिस्टन को नीचे कर दिया, ये लिक्विड सॉल्यूशन उतना ही है, गैसेस के पार्टिकल पास आ गए। अभी तो डायग्राम ही चल रहा है, कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है। ठीक है, और इधर लिख देते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ओह सॉरी, रेट ऑफ देखो अब। ठीक है, बीकर लिया आपने, बीकर के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन रखा हुआ था, ऊपर गैस प्रेजेंट थी, उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है मैंने, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, पिस्टन आपका ऊपर नीचे इजीली मूव कर सकता है। और ये जो गैस और सॉल्यूशन के बीच, सॉरी, ये जो गैस और सॉल्यूशन है इनके बीच में पहले से ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, तभी मैंने लिख दिया है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, या रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। अब आपने क्या करा, पिस्टन पे वेट रख दिया, पिस्टन पे वेट रखा तो इनडायरेक्टली आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से पिस्टन क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ गया। पिस्टन नीचे आने की वजह से जो गैस के पार्टिकल है वो पास पास आ गए, इधर जो गैस के पार्टिकल थे दूर थे, आपने पिस्टन अप्लाई करा, गैस के पार्टिकल पास पास आ गए। जब गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। भाई पहले इतने वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, गैस के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, इस वॉल्यूम में पहले इतने मॉलिक्यूल थे, आपने पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करा तो पिस्टन नीचे शिफ्ट हो गया, पिस्टन नीचे शिफ्ट हो गया तो गैस के पार्टिकल पास पास आ गए, गैस के पार्टिकल पास पास आ गए तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा,
जब गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे तो उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। भाई कोलिजन्स यहाँ पे भी हो रहे थे, कोलिजन यहाँ पे भी हो रहे हैं, बट यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा था, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम थे, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन यहाँ पे कम थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन यहाँ पे ज़्यादा हो गई। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे? वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, पिस्टन पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लिक्विड सरफेस पे भी स्ट्राइक करेंगे, है ना। तो जब गैसियस पार्टिकल लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो वो सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम यहां पे था वहां इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा वहां पे। भाई आपने यही तो पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम के बारे में, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इधर नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या देखा, कंक्लूड कर रहा हूं अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आपने बेसिकली क्या देखा, पिस्टन पे जब आपने वेट बढ़ाया तो बेसिकली प्रेशर ही तो बढ़ाया आपने। भाई प्रेशर से आप लोग क्या समझते हो? अगर मैं गैस के प्रेशर के बारे में बात करूं, अगर मैं गैस के प्रेशर के बारे में बात करूं तो क्या समझते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहे हैं एक यूनिट एरिया पे, उसे तो प्रेशर बोलूंगा। तो पिस्टन पे वेट इंक्रीज करने की वजह से गैस के पार्टिकल पास पास आ गए हैं, बेसिकली आपने प्रेशर बढ़ाया है। प्रेशर बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन इंक्रीज हो गया है। कोलिजन कहां पर होता है? हो सकता है वॉल ऑफ द कंटेनर पर हो सकता है, पिस्टन पर हो सकता है, सॉल्यूशन पर हो सकता है। तो जैसे ही वो लिक्विड सॉल्यूशन से गैस के पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, गैस के पार्टिकल अंदर चले जाएंगे और फिर यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है, पिस्टन पे वेट बढ़ाने से बेसिकली आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड भी बढ़ गई। तो इन कंक्लूजन ये है, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। और इसको स्टडी किसने किया था? हेनरी ने। तो आया समझ में? ठीक है, लिखो जल्दी से। बोलूं? ये उतारना है, उतारो जल्दी से। तो हेनरीज लॉ हमें पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है। हेनरीज लॉ के अंदर हेनरीज कांस्टेंट के बारे में देखना है। टाइम बचा तो फिर हम वो छोटा सा पहला वाला फैक्टर देख लेंगे, नहीं भी बचा तो कोई बात नहीं। और एक और चीज जो पॉइंट नोट करने वाला, ये सुनो आप, ये वाला जो प्रेशर मैंने बताया, गैस का जो प्रेशर मैंने बताया, ये प्रेशर इक्विलिब्रियम पर होगा। इक्विलिब्रियम था, प्रेशर तो भाई इधर भी कुछ होगा, प्रेशर इधर भी कुछ होगा, बट उधर कम था इधर ज्यादा था, और ये प्रेशर इक्विलिब्रियम पे था, ये भी ध्यान रखना, है ना। मैंने बोला ना, ये सॉल्यूशन जो है आपके गैस और गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच का इक्विलिब्रियम है, ये आपका इक्विलिब्रियम है भैया इधर, ठीक है। लिखो, मास ऑफ अ गैस, हेनरीज लॉ है, मास ऑफ अ गैस, mass of a gas dissolved in a unit volume, mass of a gas dissolved in a unit volume of the liquid, या given volume of the liquid, mass of a gas dissolved in a given volume of a liquid at constant temperature, the mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas, is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium, is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium
विद द लिक्विड, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। टर्म्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे बनाते हैं मास ऑफ अ गैस, लिखना नहीं अब, मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज m। मास ऑफ अ गैस dissolved in a given volume of the liquid is m is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ आप, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। जरा सुन लो पहले ध्यान से, वेयर m is a mass of a gas, mass of a gas dissolved in a given volume of the liquid, ठीक है। तो स्टेटमेंट से ही निकाल के बोल रहा हूं, मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है जी। P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम या इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वो आपने लेना है। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब सुनो जरा, यहां पे बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस किस पे डिपेंड करेगा। यहां पे टेम्परेचर मुझे कहीं नजर आ रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पहला एक ट्रिक है, ये ट्रिक ये है कि जो वेरिएबल्स मिसिंग होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर हुआ करता था, तो जैसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। P/T इज इक्वल टू P/T, P1 T1 P2 T2। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, वॉल्यूम। तो जो इधर कांस्टेंट आता है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। और क्या मिसिंग है, अमाउंट भी मिसिंग है गैस का, अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, है ना। ये सब चीजें होती है। कैसे, K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वूज वैल्यू डिपेंड्स। ये क्या हो गया, ये रिंग वाली मक्खी परेशान कर रही है। रिंग मूवी देखी तुम लोगों ने, वो देखते क्या हो तुम लोग फिर, है। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ द गैस, एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है जी। उतारो फटाफट से। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरी स्टेटमेंट लिखो, हेनरीज लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। हेनरीज लॉ में ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज, द solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature, the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the solubility of a gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas, in equilibrium with the liquid, at that temperature। सिमिलर ये स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो
सिमिलर ही स्टेटमेंट है जो आपने पिछली बार लिखी थी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। देख लो आप, मास से चेक करके देख लो, सेम ही है, बस अब की बार मैंने मास की जगह सॉल्युबिलिटी ले लिया है। और यहां पे भी मैं सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? मोल फ्रैक्शन से। कहने को तो आप करने को तो आप सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी से भी कर सकते हो, ठीक है, हम यहां पे मोल फ्रैक्शन से कर रहे हैं। दोबारा सुन लो, ठीक है। हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, जिसको हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मान लो आपने गैस रख लिया कांस्टेंट, कोई फिक्स्ड गैस ले ली, लेट्स से N2, सॉल्वेंट भी ले लिया, लेट्स से वाटर, टेम्परेचर बदल रहे हो, सॉल्युबिलिटी बदलती रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी को फिक्स करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को स्टडी करने के लिए आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, रूम टेम्परेचर कर लो, या जिस टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, इसको मैं मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कोई गैस A है, ठीक है, तो x से लिख देता हूं यहां पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस A इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ आप, प्रोपोर्शनैलिटी, हाँ सही तो बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ आप, एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं K प्राइम से दिखा रहा हूं, क्योंकि उधर मैंने K यूज कर लिया है, तो इसलिए K प्राइम, ठीक है जी। अब इधर देखो आप, इसको घुमा के लिख रहा हूं मैं, PA इज इक्वल टू K प्राइम, ओहो गलत लिख दिया, PA इंटू K प्राइम इज इक्वल टू x ए। इतना समझ आया? PA इज इक्वल टू 1 बाय K प्राइम x ए, और ये जो 1 बाय K प्राइम है, इसकी जगह आ जाएगा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट whose value depends upon nature of gas, nature of liquid solvent, and temperature. XA is the solubility, XA is the solubility of a gas in a liquid, जिसको हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। X का मतलब ही आप लोगों को पता है, मोल फ्रैक्शन होता है। और PA क्या है? प्रेशर of a gas in स्पेलिंग गलत हो गई इक्विलिब्रियम की, इन इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो हेनरीज की दो स्टेटमेंट हमने देख ली। हाँ जी, क्या बता रहा था? हाँ, एक लाइन लिखो, यहां से समझ में आ गया। अभी तक मैंने एक ही गैस ली है, अभी तक मैंने एक ही गैस ली है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये जो, सॉरी डायग्राम, ये लो डायग्राम 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 प्रीवियस, हाँ, इधर मैंने एक ही गैस ली थी, तो एक ही गैस के साथ इक्विलिब्रियम था। तो आप दो गैसेस भी ले सकते हो, दो से ज़्यादा गैसेस भी ले सकते हो। तो इंडिविजुअल गैसेस की सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगी। सुनो, इधर सुनो,
इधर एक ही गैस थी, तो उसी गैस की वजह से तो प्रेशर होगा। मान लो आपने यहाँ पे 2 गैसेस डाल दी, तो 2 गैसेस की वजह से टोटल प्रेशर होगा, और उस टोटल प्रेशर के अंदर दोनों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर भी होगा। तो दोनों गैसेस की जो इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी होगी वो उसके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ये डाल्टन साहब ने इंडिपेंडेंटली स्टडी करा था। तो इसमें लिख लो आप नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट नहीं है, लिखो इसके अंदर आप if a mixture of gases are simultaneously in equilibrium, if a mixture of gases are simultaneously in equilibrium with the liquid at a particular temperature, comma, the solubility of any gas in the mixture is directly proportional to the partial pressure of that gas in the mixture ठीक है जी। यही मैंने आपको बोला था कि अगर एक से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होगी तो उस हर एक गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उसी के ही पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैथमेटिकली लेते हैं, इजी सा एग्जांपल है। इसमें आप वैल्यू लिखो, N2 की सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है। सबसे पहले तो टेम्परेचर है 298 केल्विन। टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर सेट कर लिया है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 है आपकी 5.3 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। तो आप जरा नोटिस करोगे आपके पास सॉल्युबिलिटी किस में ली है मैंने, देखो किसमें सॉल्युबिलिटी। क्या ये मोल फ्रैक्शन है? क्या ये मोल फ्रैक्शन है? क्या ये गिवन मास है? तो किसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर? मोलैरिटी की। यानी कि सॉल्युबिलिटी हमने किस में ली है इस बारी? मोलैरिटी की टर्म्स में ली है। टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया है, प्रेशर है इसका 0.78 atm। यानी कि इस प्रेशर पे, यानी कि इस प्रेशर पे जो सॉल्युबिलिटी है वो ये है। तो अगर मैं प्रेशर डबल कर दूं सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आएगा, निकालो जरा। मिस्टेक ये दिखी मेरे को कि है तो ये मोलैरिटी, मैंने यहां मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैंने बोला प्रेशर डबल कर दो, प्रेशर की वैल्यू सही उतारी है ना, हाँ प्रेशर आप डबल कर दो। इफ प्रेशर इज इक्वल टू, इसका डबल कितना हो जाएगा, 70 70 140 156, तो 1.56 atm। ठीक है ना, तो देन द सॉल्युबिलिटी विल बी इसका ट्वाइस। अरे भाई आप लोगों ने यही तो पढ़ा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर को डबल कर दोगे सॉल्युबिलिटी भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को डबल करा तो सॉल्युबिलिटी भी डबल होनी चाहिए। तो जो न्यू सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वन 1.06 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। बताया था मैंने कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो जितनी डिजिट आप शिफ्ट करते हो उतनी ही 10 की पावर में आप ऐड करते हो। नेक्स्ट लाइन से एक और स्टेटमेंट लिखो जो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ की, उसके बाद इसका प्लॉट बनाते हैं। इसके अंदर लिखो आप द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution। वही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सुनो जरा, अगर हमें हेनरीज लॉ को वैलिडेट करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो हेनरीज लॉ लिख लेते हैं। PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, यही है हेनरीज लॉ, वेयर PA इज अ प्रेशर ऑफ द गैस A इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और KH इज द हेनरीज कांस्टेंट। तो पहले प्लॉट बनाते हैं इसका। नीचे आ जाएगा XA, ठीक है, इधर आ जाएगा PA। अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस C से, तो यहां पे तो इंटरसेप्ट 0 है। अरे बोलो, इंटरसेप्ट अगर 0 है तो प्लॉट तो हमारा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। PA कौन है यहाँ पे? y है, और XA कौन है हमारा? x है, ठीक है ना। ऐसे मत समझ लेना इसको कि सर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसलिए इसको हमने x ले लिया, नहीं। जिसके वर्सेस हम प्लॉट करते हैं, जैसे हम PA वर्सेस XA के प्लॉट कर रहे हैं, PA वर्सेस XA का प्लॉट हम बना रहे हैं, तो ये आपका y होगा, जो लेफ्ट में लिखा होता है y होता है, जो राइट में लिखा होता है वो x होता है। तो क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है तो प्लॉट कहां से पास करेगा? इंटरसेप्ट से। अगर आपका स्ट्रेट लाइन आता है तो आपका ये वाला लॉ वैलिडेट हो गया है। और यहां पे जो स्लोप है वो कौन है? KH है। उतारो। इसके बाद हेडिंग डालो आप कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। सबसे पहला है जो हेनरीज कांस्टेंट होता है इज अ फंक्शन ऑफ द डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब दूसरा पॉइंट देखो,
with rise in KH या with increase in with चलो ठीक है with rise in KH value, with rise in अगला पॉइंट क्या बन जाता है, with rise in KH value solubility of a gas decreases at constant pressure of a gas in equilibrium. Pressure of a gas in इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया है, अगर आप KH की वैल्यू बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। देखो समझो उसको आप, बड़ा इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट। PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। मुझे KH और सॉल्युबिलिटी के बीच का फंक्शन देखना है, रिलेशन देखना है, तो KH एक तरफ कर देता हूं, PA अपॉन XA, है ना। PA को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, बोला मैंने अभी, PA को मैंने कांस्टेंट रखा। PA को जब मैं कांस्टेंट रखूंगा तो KH क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू XA हो जाएगा। तो अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी एंड वाइस वर्सा। तीसरा देखो, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, अभी देखा। ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature the value of Henry's constant increases and hence the solubility decreases। ठीक है जी। तो 3.3 कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या क्या देखी है। पहली देखी हमने जो KH की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद क्या लिखवाया है मैंने कि अगर आप प्रेशर ऑफ अ गैस को कांस्टेंट कर दो, पार्शियल प्रेशर जो मैंने वर्ड यूज कर रहा था, अगर आप उसको कांस्टेंट कर दो तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। और तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, भाई यार हट जाओ, बेइज्जती करवा रहा है। हाँ, अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा जो फिशेज होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल किसके अंदर होती है, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में। क्योंकि गर्म पानी के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी तो घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी तो ऑक्सीजन गैस तो बाहर चले जाएगी पानी में से निकल के। तो मुझे बता दो वहाँ से फिशेस वगैरह कैसे कंफर्टेबल होगी, वार्म वाटर में या हॉट वाटर में। ठीक है ना, तो इसमें लिख लो आप एक पॉइंट, एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल, एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल in cold water, aquatic species feel more comfortable in cold water, ब्रैकेट में लिख लो in which O2 gas dissolved is more, ब्रैकेट में लिख लो in which O2 gas is dissolved more than in warm water, than in
वार्म वाटर, ब्रैकेट में लिख लो, इन विच O2 गैस डिजॉल्व इज लेस। ठीक है ना। इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसके अंदर फिशेस ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर के अंदर, क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजॉल्व होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर या वार्म वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस कम डिजॉल्व होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। और चला है पेन, दिख रहा है चमकदार। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, 3 लिमिटेशन है। ठीक है जी। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, चलो ब्लू से ही लिखते हैं, मजा सा आ रहा है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? नहीं लिमिट, हाँ ठीक तो है, लिमिटेशन तो है। हेनरीज लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? जहाँ पे आपका प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। चैप्टर नंबर 4 आई थिंक, हाँ 4, 11th क्लास, स्टेट्स ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर एक आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट होता है। आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है, बट रियलिटी में कोई गैसेस आइडियल गैसेस होती नहीं है, सब रियल गैसेस होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है हेनरीज लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है? जब आपका टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो उस केसेस के अंदर जो गैसेस होगी आपके आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट, हेनरीज लॉ is applicable only when the temperature of the gas is low, when the temperature of the gases is low, Henry's law is applicable only when the temperature is high and the pressure is low. That is the gas should behave ideally. ठीक है। पहला तो ये है। हाँ जी, पहली लिमिटेशन क्लियर हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है? जो गैसेस आप सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो ना, उसमें कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब वो गैस के साथ, सॉरी, वो सॉल्वेंट के साथ एसोसिएट नहीं करनी चाहिए। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी कमी क्या है? हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? अगर गैस को आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई एसोसिएशन ना हो, कोई डिसोसिएशन ना हो। 2 पॉइंट बता दिए मैंने इकट्ठा ही। लिखो सेकेंड लिमिटेशन लिखो, द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। द गैस should not undergo compound formation with the solvent, compound formation with the solvent or association or dissociation in the solvent। बस
एग्जाम्पल देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन कहाँ बताई, हेनरीज लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ पे आप टेम्परेचर क्या रखोगे हाई और प्रेशर क्या रखोगे लो, और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे या तो गैस सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है या सॉल्वेंट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन कर रहा है। तो देख लेते हैं एक बारी, दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने अमोनिया लिया, अमोनिया गैस ली, अमोनिया गैस को उठा के आपने पानी में डाला, क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहां पे तो एसोसिएशन हो गया, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, एसोसिएशन कह लो या कंपाउंड फॉर्मेशन कह लो, तो यहां पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक और चीज देखो आप, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये डिसोशिएट भी कर जाता है, और डिसोशिएट करके क्या देता है आपको, NH4 पॉजिटिव और OH माइनस। तो यहां पे तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देख लो और लास्ट आज की क्लास का। HCl लो, HCl को उठा के पानी में डालो, क्या होगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो इधर तो डिसोसिएशन हो गया, तो इधर भी एप्लीकेबल नहीं है। भाई जब आपने O2 को पानी में डाला था तो वहां डिसोसिएशन थोड़ी ना होता है, वहां एसोसिएशन थोड़ी ना होता है। N2 को उठा के आपने पानी में डाला, वहां डिसोसिएशन थोड़ी ना होता है, वहां एसोसिएशन थोड़ी ना होता है। बट जब मैंने अमोनिया गैस को उठा के पानी में डाला तो एसोसिएशन हो गया, फॉलोड बाय डिसोसिएशन, उसके बाद डिसोसिएशन। तो यहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एक और देखो, आपने HCl को उठा के पानी में डाला, यहां पर डिसोसिएशन हो गया, तो यहां पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इधर भी है, इधर एप्लीकेबल है, बट कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे टेम्परेचर क्या होगा लो, प्रेशर क्या होगा हाई। उल्टा कर दो, ये दो कंडीशन जो मैंने बताई है उसकी उल्टी कंडीशंस बोलिए, वहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसी गैसेस जो एसोसिएशन नहीं शो करती, डिसोसिएशन नहीं शो करती, सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं शो करती, वहां पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, तो अभी यहीं रोकते हैं। अभी भी एक छोटा सा, इसका ये पूरा नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था ये प्रेशर वाला। इसकी एप्लीकेशन रह गई है 4, उसके बाद छोटा सा फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं डिस्कस करा है वो, फिर आपका ये वाला टॉपिक खत्म होगा, फिर हम जंप करेंगे राउट्स लॉ वगैरह पर। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।